तो सिमरन, तुमने सुरक्षा की बात करी है तो मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। बिल्कुल। जब भी सड़क पर चलते या आते जाते तुम किसी को भी पुलिस की वर्दी में देखती हो तो उन्हें देखकर तुम्हें कैसा महसूस होता है? सच बताऊं तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और ये विश्वास भी होता है कि जो पुलिसकर्मी हैं हमारे आसपास हैं तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा और हर स्थिति में ना ये हमारी मदद ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, हम सभी को अपने पुलिसकर्मियों पर बहुत गर्व है क्योंकि समाज में जो है एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये हमें बहुत सारी परेशानियों से बचाते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। बिल्कुल, लेकिन रतिका आजकल ना अपराध करने के जो तरीके हैं वो पूरी तरह से बदल ही गए हैं। तुम देखो आजकल हम सभी ऑनलाइन रहते हैं, इंटरनेट का इतना इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ये भी इसका फ़ायदा उठा के हमें ठगने की कोशिश करते हैं। तो ऑनलाइन वर्ल्ड में हमारे पुलिस कर्मियों की क्या अहम भूमिका है, कैसे करते हैं वो हमारी मदद? तो चलिए जानते हैं। हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, एसीपी संजय कुमार जी, पुलिस स्टेशन साइबर शहादरा से। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डीडी मॉर्निंग शो में। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन क्राइम के बारे में। तो आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि साइबर क्राइम और जो अन्य क्राइम्स होते हैं इनमें क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है? बेसिकली मोटा मोटी फ़र्क ये होता है, जैसे साइबर जो भी हमारा क्राइम होता है उसमें कोई इंटरनेट या मोबाइल का या कोई डाटा या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। और जो ट्रेडिशनल जो क्राइम होता है उसमें जैसे हम शारीरिक बल है या कोई इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। साइबर क्राइम के जो एग्जांपल्स हैं जैसे इम्पर्सोनेशन हो गया, सेक्सटोर्शन हो गया, टेलीग्राम फ्रॉड हो गया। एंड जो ट्रेडिशनल क्राइम हमारे हो गए जैसे आप सभी जानते हैं, स्नैचिंग हो गई, रॉबरी हो गई, मर्डर हो गया। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द साइबर क्राइम एंड द ट्रेडिशनल क्राइम। ओके। और सर जब हम अपने पुलिसकर्मियों की अहम भूमिका की बात करते हैं, चाहे ऑफलाइन वर्ल्ड में चाहे ऑनलाइन वर्ल्ड में, तो आपसे जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन वर्ल्ड में हमारे पुलिसकर्मी हमारी कैसे मदद करते हैं? ऑनलाइन वर्ल्ड में पुलिसकर्मी काफ़ी कैपेबल हो गए। हमारे जैसे आदरणीय गृह मंत्री एंड चपात मंत्री सर की वजह से दिल्ली में हर जिले के अंदर एक साइबर पुलिस स्टेशन बन गया है और उसमें हम जो भी कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी या कोई क्राइम होता है उसका सीधे डायरेक्ट हम संपर्क कर सकते हैं थाने में जाके। इससे हम बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से साइबर क्राइम के ऊपर उन पे हम नज़र रख पा रहे हैं। ओके। तो ऐसे में अगर हम ये जानना चाहें कि हमारे देश में जो साइबर पुलिस है इनकी पावर्स क्या क्या हैं इनके पास? पावर्स तो देखिए, जैसे सीआरपीसी में जो पावर ट्रेडिशनल क्राइम के लिए सारी पावर्स हमारे पास साइबर क्राइम के लिए भी है। इसमें बस ये चेंज हो जाता है, जैसे आईटी एक्ट लगता है तो इसमें आईटी एक्ट का हमारे पास एक प्रावधान आ जाता है। जैसे साइबर ट्रेडिशनल क्राइम में आईपीसी है, आईपीसी के साथ हम आईटी एक्ट भी लगा सकते हैं जिससे और स्ट्रॉन्ग तरीके से हम साइबर अपराधों के ऊपर रोकथाम कर सकते हैं। आईटी एक्ट के बारे में थोड़ा सा समझाइए। आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसमें हम जितने भी साइबर रिलेटेड जो हमारे क्राइम्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक एक सेक्शंस हैं जो स्पेसिफिकली साइबर क्राइम के लिए ही आईटी एक्ट बनाया गया है जिसमें जी। और सर जब भी किसी के साथ साइबर क्राइम होता है, कोई कंप्लेंट रजिस्टर करता है, तो इसमें कौन कौन से जो जांच अधिकारी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? क्या वो साइबर बैकग्राउंड से जुड़े हुए होते हैं? उसके बारे में हमें बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। जब भी साइबर कोई अपराध होता है उसमें वैसे इंक्वायरी तो हम जैसे सब इंस्पेक्टर लेवल पर कर ही लेते हैं, लेकिन अगर जैसे जो भी एक्ट लगता है इसमें अगर आईटी एक्ट लग जाता है तो उसमें मिनिमम जो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है इंस्पेक्टर रैंक का होता है। ओके। तो जैसे नॉर्मल किसी को कंप्लेंट दर्ज करानी है तो पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी रिपोर्ट को दर्ज कराता है, लेकिन अगर साइबर क्राइम हो जाता है तो ऐसे में पीड़ित जो है वो कहाँ जाए, कैसे अपनी रिपोर्ट को दर्ज कराए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो इसके लिए इमीडिएटली हम एक हमारा नंबर 1930, इसको बल्कि बहुत ज़्यादा हमें फैलाना चाहिए। 1930 हमारे गोल्डन आवर्स होता है 1 घंटा। अगर किसी भी हम साइबर फ्रॉड का अगर 1930 इमीडिएटली हम कॉल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा 70 to 80% चांसेस हो जाते हैं हमारी जो मनी जो चले गई वो रिट्रीव हो जाती है। दिल्ली पुलिस ने लगभग कई सौ करोड़ के आसपास यानी जो पैसा जो लोगों का गया है उनको वापस कराया है। तो मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर अगर हम 1930 पर कंप्लेंट रजिस्टर करवा देते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमारा तो पूरी तरह से पैसा रिट्रीव करने काफ़ी कई केसेस हमारे, जैसे मैं साइबर पुलिस शादरा को देख रहा हूँ, काफ़ी केसेस हमने पूरा पैसा उनका रिट्रीव करा, वापस कराया। ओके। और इसके अलावा cybercrime.gov.in पे भी हम अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कंसर्न पुलिस स्टेशन में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर साइबर पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और हम इमीडिएटली इसमें एक्शन लेते हैं। तो मतलब हम ये समझे कि आइदर 1930 या फिर वेबसाइट पर जाकर अगर इन दोनों में से भी अगर नहीं चीज़ हो पाती है तो वो पुलिस स्टेशन में आके जो भी नियरेस्ट
नियरेस्ट है उसके एरिया के, वो वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा बिल्कुल सकते करा सकते हैं। थैंक यू जी सर, अब कंप्लेन तो रजिस्टर करवा दी किसी व्यक्ति ने, अब पुलिस वालों को भी अपना समय लगता होगा पूरी कंप्लेन को सॉल्व करने में, पूरे केस को जी, जी। समझने में। तो ऐसे में ये जानना चाहेंगे, एक तो इस प्रोसेस में लगभग टाइम कितना लगता है, और आपको क्या लगता है कि ये डिपेंड करता है केस टू केस कि क्या टाइम लगता है, क्या टाइम फ्रेम रहता है? हाँ बिल्कुल, इसमें जैसे डिपेंड करता है। इसमें कई बार हमने जैसे पीछे एक हमारा काफ़ी साइबर क्रिमिनल में बड़ा केस हुआ था। एक लड़का इंस्टा पे एक लड़के को धमकी दे रहा था कि अगर आप मेरे से नहीं मिले तो आपके तेजाब फेंक दूँगा। तो हमने उस केस को विदिन 24 आवर्स के अंदर सॉल्व कर लिया। तो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो और सर क्या जो कंप्लेनी है वो इसे ट्रैक भी कर सकता है कि प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है केस में? बिल्कुल ट्रैक कर सकते हैं। जैसा हमारा एनसीआरपी पोर्टल है साइबर क्राइम का, उस पर आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप कोई कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं तो इमीडिएटली आपको फीडबैक आता है कि आपका उस कंप्लेंट पर कौन आईओ है। तो उसको आईओ का नंबर भी होता है, आईओ का नाम भी होता है। उसको आप पर्सनली उसको कॉल करके उससे अपनी जो प्रोग्रेस है कंप्लेंट की ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, मतलब हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं और बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। पता लगा सकते हैं जी, कि कहाँ बिल्कुल, तक पहुँचा है मामला। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो उसे सज़ा कैसे दिलवाई जाती है? सजा के कई प्रावधान हैं। जैसे जो भी हम केस रजिस्टर करते हैं उसमें आईपीसी के सेक्शंस भी लगाते हैं, इसमें आईटी एक्ट भी लगता है। इसके अलावा जो वुमेन रिलेटेड सोशल मीडिया पे जैसे आपको पता है काफ़ी क्राइम हो रहे हैं, तो उसमें जो वुमेन रिलेटेड जो सेक्शंस है वो भी लगती है। अगर बच्चों के साथ होता है, बच्चों के लिए हम बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, तो पोक्सो एक्ट का भी हम इस्तेमाल करते हैं उनको, उसके हिसाब से उनको सजा दिलाते हैं। और सर एक बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन है कि हम ये साइबर क्रिमिनल्स को जब हमारे पुलिसकर्मी पूरे केस में जुट जाते हैं, ये इन्हें पकड़ते कैसे हैं? क्योंकि देखिए ऑनलाइन वर्ल्ड है, हमें नहीं पता अब स्क्रीन के दूसरी तरफ कौन बैठा है, अब ये व्यक्ति बहुत दूर भी हो सकता है, तो अब आप कैसे सॉल्व करते हैं ये? हाँ वैसे बहुत अच्छा, ऐसे पूरी तरह से तो खैर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इस क्वाइट कॉन्फिडेंशियल, बट ये है कि क्या नाम है, जब भी साइबर फ्रॉड होता है उस पर चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे फ्रॉड हो, उस पर हम काफ़ी सख्ती से काम करते हैं। और हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, टेक्निकल स्टाफ भी है, और जो भी ईमेल से या इंस्टा पे या फेसबुक पे या कोई भी व्हाट्सएप पे कोई थ्रू फॉर्जरी होती है या कोई थ्रेट्स आते हैं तो भी हमको ट्रैक कर लेते हैं, उनको पकड़ भी लेते हैं उसको। बिल्कुल सर, आज हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर क्या, हम सभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, हम उसका यूज़ करते हैं। तो ऐसे में हम आपसे एक इलेबोरेट तरीके से जानना चाहेंगे कि आप एज एन एसीपी हैं आप, तो किस तरह के टिप्स देना चाहेंगे कि साइबर क्राइम से बचने के लिए एक आम आदमी को क्या क्या जो है सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए ताकि वो इनके चंगुल में ना फंस सके? बिल्कुल सही कहा आपने। साइबर फ्रॉड जिस तरह से आपको पता है, हम देखें, अगर पिछले पास्ट ईयर्स को देखें, साइबर क्राइम कई गुना बढ़ गया है इसमें। तो इससे बचने के लिए हमें काफ़ी सतर्क भी रहना पड़ेगा। स्पेशल जैसा आपने सोशल मीडिया बताया, सोशल इंजीनियरिंग बताया, इसको हम जुडिशियसली इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। अपनी पहचान इंस्टा पे जो भी हम किसी को फ्रेंड्स बनाते हैं या फेसबुक को फ्रेंड्स बनाते हैं तो सोच समझ के देख के बनाइए। जैसे हम रोड पास करते हैं, दाएं देखते हैं बाएं देखते हैं, उसी तरीके से अगर किसी से हम दोस्ती करते हैं उस पर तो जाके देख लीजिए, समझ लीजिए कि वो जो इंसान है वो ठीक है कि नहीं है। क्योंकि जनरली आपको पता होगा बहुत ज़्यादातर लोग अपनी जो पहचान को बदल के अपना अकाउंट्स बनाते हैं। इसके अलावा जितने भी जैसे आपके फेसबुक का है या इंस्टा पे है या और भी किसी प्लेटफॉर्म पे अपना कोई सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, टेलीग्राम है, डिफरेंट पासवर्ड रखिए और जितना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखेंगे उसमें इतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। ओके, पासवर्ड। इसके अलावा आप जो भी आप जैसे कहीं भी आप जाते हैं, खरीदारी करने जाते हैं या कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप हर जगह बचिए अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको फ़ोन आता है, आपको बताते हैं आपके मैं फादर बोल रहे हैं, आपकी मदर बोल रहे हैं, आपको लगता है सब नाम बोल सकते हो, तो जानता होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपने तो दी होती है, क्योंकि कहीं भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको 1% के लालच के चक्कर का अपनी पूरी पर्सनल अपनी जो इन्फॉर्मेशन, आपके पैट का नाम, अपनी मदर का शादी से पहले का नाम सारा बता देते हो। तो यही सोशल इंजीनियरिंग है, सोशल हैकिंग यही होती है उससे आप करके। क्योंकि कई बार ज़्यादातर जितने लोग हैं अपने पासवर्ड क्या रखते हैं, अपनी गाड़ी का नंबर रख लेते हैं, अपने पैट का नाम रख लेते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं, इजीली मतलब पता हो कि हाँ यही होगा। तो उसी पे क्लिक करते हैं, आपका क्या नाम पासवर्ड पता चल जाता है। फिर इसके अलावा आप उसमें ट्रैप में आ जाते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप, आजकल जो सेक्सटोर्शन चल रहा है, टेलीग्राम फ्रॉड चल रहा है, इसमें जो अननोन नंबर पे जो व्हाट्सएप कॉल आती है या व्हाट्सएप वीडियो कॉल आती है, उससे बिल्कुल बचिए। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है, अपनी पहचान को ऊपर रखिए, हर जगह अपनी
प्रॉब्लम अपने हर जगह अपनी जो इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। अच्छा, ये आए दिन जो हम ऐप्स को इंस्टॉल करते रहते हैं और हम देखते हैं कि हमसे कहा जाता है कि ऐप्स को अपडेट करो या उसे कई बार ऐसे एंटीवायरस लोन से एप्लीकेशन के लिए भी अलग एंटीवायरस से emails भी उसे आते हैं। प्रोटेक्ट करो। तो ये आपको क्या लगता है, ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इसमें आपको बहुत बेनिफिशियल है ध्यान हमारे? रखना पड़ेगा। जैसे लोन ऐप आजकल चल रहा है, चाइनीज लोन ऐप, ये बहुत खतरनाक है। चाइनीज लोन ऐप, इसमें किसी भी अनजान लिंक को ना खोले, बिल्कुल। ना ही अपना जो गैलरी का या कॉन्टैक्ट का एक्सेस दीजिए। ये आपके लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है, इसके लिए Right. बचिए, बहुत ज़रूरी है। किसी भी अननोन लिंक को, किसी अननोन यूआरएल को बिल्कुल ना खोलिए, और कोई अननोन आपके पास कॉल आता है उसको नहीं उठाइए, बचिए उससे। एंटीवायरस कितना इंपॉर्टेंट रहता है किसी? बिल्कुल, जैसे और एंटीवायरस जैसे जनरली हम क्या करते हैं, थोड़ा लालच कर जाते हैं, फ्री के एंटीवायरस से चक्कर लेते हैं। Exactly. हमें हमेशा पेड एंटीवायरस, Okay. अच्छा एंटीवायरस हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमें बहुत सी प्रॉब्लम से बचाता है। और यूजुअली हम देखते हैं कि हमें बोला जाता है कि अपने ऐप्स को अपडेट करते रहिए, तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? एवरी टाइम हमें अपडेट। बिल्कुल, जैसे आपका एप्पल है, इसको जितना अपडेट रखेंगे उतना ही आपका जो मोबाइल है क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, और सर वैसे तो हम अपने दर्शकों से हमेशा कहते हैं कि तुरंत जो है हेल्पलाइन नंबर पर भी कांटेक्ट कीजिए, वेबसाइट के ज़रिए कंप्लेंट रेज कीजिए। लेकिन मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है, उसे नहीं इतनी जल्दी पता लगा, तो कितना पुराना केस जो है उसके लिए कंप्लेंट रजिस्टर करवाई जा सकती है? कंप्लेंट तो कोई भी, जैसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इसमें कोई पुराना कोई नया नहीं होता। जब उसको लगे कि हाँ मेरे को, जैसे टेलीग्राफ फ्रॉड में कई बार जैसे इंसान को 10 लाख 20 लाख जब फ्रॉड हो जाता तब आता है, तो कई बार एक महीने लेट भी आता है। अच्छा, तो ऐसे मतलब कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं? टाइम लिमिट नहीं है। बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसे कि अभी आपने जाना कि ऑफलाइन वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि ऑनलाइन वर्ल्ड में भी जो पुलिस है वो हमारी मदद कर रही है, और पुलिस की इस भूमिका पर आज जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे एसीपी संजय कुमार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए। थैंक यू सो बहुत बहुत मच। शुक्रिया सर Thank you. आपका।